हेलो एवरीवन। वेलकम टू फिल अप फॉर्म। मैं पूजा परपेचुअल ऑफ फैकल्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, PYQ विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। इसके अलावा ये कुछ एक टाइम था क्लास का, ठीक है। अभी तो यूट्यूब पर क्लासेस नहीं होंगी, डेली यहीं पर क्लासेस होंगी, ऐप पर ही, ठीक है। तो अभी तो इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेलो मोहम्मद जी, हेलो अभिजीत जी, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद क्लास लग रही है। सॉरी कहूंगी क्योंकि एक्चुअली पहले तो मेरा सिस्टम खराब हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा मौसम खराब है और मौसम की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह से थोड़ा आने जाने में बसेस वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था, तो फिर सिस्टम अभी भी बहुत अच्छे से सही नहीं है, लेकिन ये है कि अब जैसा है मैं इसको वैसे ही रखूंगी, बिल्कुल बंद नहीं करूंगी। ओके, ठीक है। ओके, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। ओके, ऑडियो वीडियो बताओ जल्दी। वैसे ही रखूंगी, बिल्कुल बंद नहीं करूंगी। ओके, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो बताओ सभी को, ठीक है, जा रही है ना? और इसके अलावा कौन है क्लास में? ठीक है, ये मोहम्मद जी और एक न्यू स्टूडेंट है, इसके अलावा कौन है क्लास में? जल्दी से बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डेली की डेली आपको क्या करना है, आप मेरे को एक सूटेबल टाइम बता दीजिए। यदि आफ्टरनून में रखनी है क्लास तो वो बता दीजिए, और एक टाइम रहेगा हमारा 8 PM, ठीक है। डेली की डेली आपकी डेली ही 2 क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है, 2 क्लासेस होंगी। इवन की संडे को भी क्लास लूंगी, ठीक है। ठीक है ना? अब जो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने अभी तक अपना जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली थोड़ा सा यूट्यूब पर भी पहले क्लासेस चल रही थी, तो उसकी वजह से अच्छे से नहीं चल पा रहा था, लेकिन अभी जो है वो डेली ऐप पर ही क्लासेस होंगी, ठीक है। तो डोंट वरी। और डेली क्लासेस क्या होंगी? 2 2 क्लासेस होंगी, डेली 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। और जल्दी से बताओ और कौन है क्लास में? ऑडियो वीडियो ठीक है ना? ठीक है। तो एक मेरे को सुटेबल टाइम बता दो, या तो 6 PM ही रख लो, ठीक है, या तो इसके अलावा कोई और टाइम बता दो। यदि सुटेबल है तो 6 PM और 8 PM 2 क्लासेस अभी हो जाएंगी, ठीक है, बता दो। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, यदि आपके आसपास भी किसी ने कोर्स लेना हो तो आप हमारा कोड यूज करवा सकते हैं, जिससे उनको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में कितना मतलब कितने बजे? जल्दी बताओ, मॉर्निंग में कौन सा टाइम जो है वो आप लेना चाहते हैं? मैम मॉर्निंग आवर, ठीक है। मॉर्निंग में कितना बजे, मतलब 8 PM, 8 AM, सॉरी 8 AM या 9 AM? 7? अरे 7 AM पर तो मैं उठती नहीं हूँ, ठीक है। 7 AM, ठीक है। क्लास में शेड्यूल 10 AM। मोहम्मद जी, वैसे ठीक है 7। आप लोग कोर्ट वगैरह भी जाते होंगे ना, तो आपको मॉर्निंग में जल्दी क्लास चाहिए होती है। 10 AM, 8 AM पर आपकी कोई और क्लास होती है? 8 AM पर आपकी कोई और क्लास होती है? जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप बता सकते हो, कहीं किसी को कोई काम हो, यदि कहीं आई एम गोइंग कोर्ट, ओके। तो आपको 7 AM पर क्लास चाहिए ना? 8 AM पर नहीं ले सकते? नो, देखो, तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो क्या? अच्छा, तुम आप लोग ना टाइम डिसाइड करो, और भी है कोई स्टूडेंट वो भी बता दो, ठीक है, वो भी साफ साफ बता दो। नो मैम, वी हैव कम टू द चैम्बर ऑफ, तो रहने दो। आप लोगों ने तो कुछ डिसाइड ही नहीं करना, इट मीन्स कि रहने, ठीक है, ये 6
ठीक है, 6 PM 6 PM, ठीक है। AM, ठीक है। मोहम्मद जी, आपको कौन सा टाइम जो है वो सूटेबल रहेगा? आई एम एग्री विद 7 AM, ठीक है। तो ओके 7 AM मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, बट ये है कि टाइम टेबल मेरा बन जाएगा। यदि सेम मतलब यदि सुबह सुबह क्लासेस हुई तो मैं इस बहाने थोड़ी जल्दी उठ जाऊंगी, ठीक है। ओके, कोई और जो भी क्लास में है प्लीज जल्दी से बता दो, मोहम्मद जी या अभिजीत जी जो भी हैं, उनके अलावा कौन है क्लास में, ठीक है। तो फिर हम एक टाइम सुटेबल डिसाइड कर लेते हैं, 7 AM रहा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अलावा? और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी न्यू आए हैं, और 3 और 4 स्टूडेंट, आई थिंक 5 स्टूडेंट जो है वो न्यू आए हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस करा है, तो आप वहां पर पहले अपनी यूनिट फर्स्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिस्कस कर लिया है, तो अपना इंट्रोडक्शन, आर्टिकल फर्स्ट सेकंड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अपना सिटीजनशिप भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आपने नहीं देखी होंगी क्लासेस तो देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। जल्दी बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी अपनी हैविंग द सम स्पेशल सेंटिटी अटैच टू इट, जिसकी अपनी स्पेशल सेंटिटी है, ठीक है। स्पेशल सेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। सेंटिटी अटैच टू इट। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, ये भी याद रखना है। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम है ना, रिटन डॉक्यूमेंट लॉ ऑफ लैंड, यस यस, ठीक है। और सुप्रीम लॉ है जो कि सभी लॉ, जितने भी अदर लॉ हैं वो सारे ही किस पर बेस्ड होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होते हैं। कोई भी ऐसा लॉ बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, ऐसा लॉ बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा जो कि संविधान के किसी भी आपके रूल की या आर्टिकल की या किसी भी प्रोविजन की क्या करता है? वायलेशन करता है, ठीक है। और ऑर्गन कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आपका जुडिशरी। आपकी एग्जीक्यूटिव क्या करती है? जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए दोबारा से बताया जा रहा है कि कौन कौन से, मतलब शुरू से थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, जितनी भी क्लासेस हमारी थोड़ी बहुत हुई हैं, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है उसको देख लीजिएगा, और यूनिट सेकंड में जो भी हमारे टॉपिक 4 क्लासेस जो है वो अभी तक हो चुकी है उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारी लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉ को बनाती है, टू मेक लॉ, ठीक है। और भी स्टूडेंट आए हैं, आपको मैं ये बता रही हूँ कि हमारी 2 क्लासेस होंगी डेली, ठीक है। 2 क्लासेस होंगी, तो एक तो 8 PM पर होगी, और दूसरी क्लास के लिए आप जो है अपना टाइम बता सकते हैं। मोहम्मद जी और एक न्यू स्टूडेंट है, उन्होंने 7 AM बताया। आप भी जो न्यू स्टूडेंट है वो भी हमें टाइम बता सकते हैं, उसी हिसाब से हम क्लास को शेड्यूल करेंगे, क्लास को लेंगे, जो कि सभी के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव क्या करती है? आपकी लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी क्या करती है? टू इंटरप्रेट करती है, ठीक है। और इसके बोला है ये क्या करता है? आपके साइलेंट फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? सबसे पहले तो आपका रिटन और लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, 448 आर्टिकल है। और अभी तक एट प्रेजेंट, जब हमारा ओरिजिनल में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने थे? 395 आर्टिकल थे, ठीक है। 12 शेड्यूल थी और 22 पार्ट थे, लेकिन अभी तक 8 शेड्यूल थी, सॉरी। लेकिन अभी जो है वो हमारी एट प्रेजेंट में 448 आर्टिकल है और 104 अमेंडमेंट है,
ठीक है। जो लास्ट अमेंडमेंट हुई है वो हमारी हुई है फरवरी। इसके बाद मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ अपने नोटबुक में जो नोट किया था वो 104 अमेंडमेंट हुई थी आपकी फरवरी 2020 में, ठीक है। उसके बाद हुई होगी थोड़ी अमेंडमेंट, तो देख लीजिएगा। और 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल्स, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हम कंसीडर करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल प्रिंसली स्टेट वर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर हम देखें तो हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। ये भी हमने देखा था कि इसका क्या मतलब होता है कि हर एक पर्सन को जो भी 18 प्लस हो चुका है उसको राइट है वोट देने का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है। हर एक कंसेप्ट को हम जो है वो अब जो भी साइलेंट फीचर में हमने देखा है उसके अलावा हम दोबारा से स्टडी करेंगे वन बाय वन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सेक्युलर पॉलिसी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। बहुत अच्छे से जानते हैं इन सभी टॉपिक से आप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है। कहीं कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, ठीक है। समझ आ रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ? कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिएगा। जब हम हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट आइडेंटिटी एज ए मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से निकल के आया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारे पास, क्या बना था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। बाहर से जो ब्रिटिशर आए थे, किस लिए आए थे? अपना बिजनेस करने के लिए। उसके बाद हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बनाई गई थी और उसी दौरान जो है उन्होंने लॉ बनाना स्टार्ट कर दिए। अलग अलग जो है वो रेगुलेशन लेके आए, जैसे चार्टर्ड एक्ट लेके आए, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट का चार्टर्ड एक्ट भी था, गवर्नमेंट एक्ट का 1935 का, वहां से भी काफी ज्यादा प्रोविजन दिए गए। और इसके अलावा ये कुछ एक मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है याद रखना, ठीक है। या ये देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट क्या है, समझ आ रहा है? हाँ, अंजलि पांडे जी, ठीक है। आप भी न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका 1934 को एम ऑन रॉय ने क्या किया था, ठीक है। एम ऑन एन रॉय, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 35 को मतलब 1935 को क्या था, ऑफिशियली डिमांड करी गई इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हमें हमारी कंट्री के लिए क्या चाहिए, ब्रिटिश अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन प्लान आया, फॉर्म किया गया था किस पर्पज से, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी तो टोटल कितने मीटिंग्स हुई थी? तो टोटल 11 मीटिंग हुई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितनी मीटिंग्स हुई थी? आपकी 11 मीटिंग्स हुई थी। फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और लास्ट कौन सी हुई थी आपकी? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कितनी कमेटियां बनाई गई थी? तो आपकी 23 कमेटीज बनाई गई थी टोटल, ठीक है। और जिसमें से आपका 8 माइनर थी और 15 क्या थी, मेजर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमेटी के नाम सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत अच्छे से जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। फंडामेंटल राइट सब कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? आपकी जेबी कृपलानी के द्वारा बनाई गई थी। माइनॉरिटी सब कमेटी जो थी एच सी मुखर्जी की थी, मुखर्जी जो थे उसके हेड थे। स्टेट कमीशन जो थी कमेटी बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। एडवाइजरी कमेटी सरदार पटेल, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। और इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की काफी ज्यादा। और जब हम प्रियम्बल की बात देखें तो प्रियम्बल क्या था? सबसे पहले एक ऐसा नहीं सोचा था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो भी निर्माता थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि हम
सबसे पहले हम प्रियम्बल लेके आएंगे, नहीं। उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था, एक पूरा ढांचा बनाया था कि हमारे कंट्री में यदि हम संविधान बना रहे हैं तो क्या पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर पार्ट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह कैसे करेगी, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया था, उसको जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया है बहुत ही प्यारा बनाया गया है, और हम इसको क्या करते हैं, प्रियम्बल की तरह जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो बाद में जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको हमने प्रियम्बल बना दिया, ठीक है। ये हमने देख भी लिया है लास्ट सेशंस में, यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, सभी लोगों से मैं ये कह रही हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब सेटअप की गई थी, तो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो कब सेटअप की गई थी, 29 अगस्त 1947 को, सॉरी सर, हाँ 47 को। और उस टाइम क्या थे, ठीक है, 1947 को। और 7 मेंबर थे। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था आपका फरवरी 1948 में, ठीक है। इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस ये कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और सेकेंड ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया गया था आपका अक्टूबर 1958 में। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और टोटल 64 लाख रुपीस खर्चा आया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जिसको हमने उस टाइम अडॉप्ट किया था। किस डेट को अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर दिया था, इन्फोर्स किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यही कुछ हमने डिस्कस किया था, अभी तक बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं था। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, 42nd अमेंडमेंट है, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसमें काफी ज्यादा अमेंडमेंट के दौरान काफी ज्यादा चेंजेस किए गए थे, और यही एक अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, हमारे प्रियम्बल में। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप क्या करोगे, आप सेशंस को देखोगे तो आपको क्या करना है, कोई भी सेशन देखना है, कोई भी यूनिट स्टार्ट करनी है, तो आप यूनिट फर्स्ट, मतलब यूनिट जो भी अपनी यूनिट स्टार्ट कर रहे हो उसकी क्लास फर्स्ट से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब प्रियम्बल देख रहे थे तो हमने प्रियम्बल का एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। चाहे आपका प्रियम्बल में जो भी वर्ड यूज किए ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व, ठीक है, या तो आपका जस्टिस वर्ड है, तो आपका जस्टिस किस तरह से होना चाहिए, आपका फेडरलिज्म किस तरह से होना चाहिए, हर एक टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में करवाया, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, लास्ट सेशन जितने भी हुए हैं तो उनको देख लीजिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सिटीजनशिप को। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिटीजनशिप जो है वो रेफर करता है एक लीगल राइट जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ होते हैं, कि मतलब हमें जिस पर्सन को सिटीजनशिप मिल गई है, ठीक है, उसको कुछ एक लीगल राइट दिए गए हैं, किस लिए, एक लीगल मेंबर ऑफ नेशन होने के नाते, कि हम क्या है, हमें सिटीजनशिप मिली है, इट मीन्स कि हम क्या है, लीगल मेंबर है अपनी कंट्री के, तो हमें क्या दिए गए, कुछ एक राइट दिए गए, ठीक है। और कुछ एक स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई हैं जो कि अदर देन जो हमारे नॉन सिटीजन है उनको नहीं दी गई, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया सिटीजनशिप के प्रोविजन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। और द टर्म सिटीजनशिप जो है रेफर करता है एंजॉयमेंट ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग विच अ कंट्री विच अ सिटीजन सर्टन सिविल और पॉलिटिकल राइट, की जो सिटीजनशिप है वो रेफर करता है एक इंजॉयमेंट, एक पर्सन को सिटीजनशिप मिलती है, वो इंजॉय कर सकता है एक फुल मेंबरशिप, और इसके अलावा वो इंजॉय कर सकता है सर्टन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को, देखो 6 स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जल्दी से बता दो समझ आ रहा है, हर हर किसी का जो है वो मेरे को लाइव चैट में यहाँ पर रिप्लाई चाहिए, ठीक है, आंसर चाहिए, समझ आ रहा है ना।
और किस तरह से हम डिफाइन करते हैं सिटीजनशिप को, तो सिटीजनशिप सिग्निफाई करती है रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल और स्टेट, ठीक है, कि क्या रिलेशनशिप है आपका इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। और लाइकली द मॉडर्न स्टेट टू काइंड ऑफ पीपल होते हैं, आपका सिटीजन और नॉन सिटीजन, ठीक है, सिटीजन और एलियन, ठीक है, जिन्हें हम नॉन सिटीजन को क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। और जो भी सिटीजन होंगे जिनको भी सिटीजनशिप मिल चुकी है उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट दिए जाएंगे जो कि वो एंजॉय कर सकते, ठीक है, समझ आ रहा है ना। और सिटीजनशिप जो है वो कन्फर करती है किस बेस पर, जस्ट सोली और जस्ट सिंगुइस पर। वह हम जब बात करें जस्ट सोली जो है वो दी जाती है किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, कि हम सिटीजनशिप किस तरह से देंगे कि ये पर्सन इसने यहाँ पर ही जन्म लिया है, हम इस आधार पर क्या दे देंगे, उसको सिटीजनशिप दे देंगे। और जब हमारी मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई थी 1928 में, ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो महत्वता दी गई थी जस्ट सोली के कंसेप्ट को। उन्होंने ये बताया था कि हम यदि सिटीजनशिप देंगे तो इस बेस पर देंगे, जस्ट सोली के कंसेप्ट पर, मतलब सबसे ज्यादा हम इस बेस पर सिटीजनशिप देंगे कि इस पर्सन ने यहीं पर, जिसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यदि इंडिया है तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्या है, सिटीजनशिप जो है वो लिस्ट की गई है आपकी यूनियन लिस्ट में, सारी की सारी पावर किसको है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को पावर दी गई है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दी गई है पार्लियामेंट को, कि जो कोई भी लॉ बनाएंगे कौन बनाएगा, आपकी पार्लियामेंट बनाएगी, जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉ बनाए जाएंगे वो आपके पार्लियामेंट ही बनाएगी, ठीक है। और आर्टिकल 5 में बताया गया है कि सिटीजनशिप हम कमेंस करेंगे किस आधार पर देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज डोमिसाइल इन द इंडिया, जो भी क्या है, डोमिसाइल है और बोर्न हुए हैं इन इंडिया में, तो उनको इस बेस पर हम सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। और या तो उनके पेरेंट्स आइदर ऑफ दोज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, या तो उनके पेरेंट्स जो है वो उन्होंने जन्म लिया है इंडिया में, तो उनको भी हम क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। अरे जल्दी बताओ, समझ आ रहा है जो भी मैं बता रही हूँ। इसको मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट सेशन में सिटीजनशिप को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे उसका भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए, पहले ही अपलोड कर दिए गए, ठीक है, तो इसके नोट्स आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और आर्टिकल 6 ये बात करता है, प्रोवाइड द राइट ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्सन, आप क्या करेंगे, उन व्यक्तियों को सिटीजनशिप देंगे जो कि माइग्रेट हुए हैं, कहां से, टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से कहां पर आए हैं, हमारे इंडिया में, ठीक है। और सिंस इंडिपेंडेंस वाज प्रीसीडेड बाय पार्टीशन एंड माइग्रेशन, ठीक है। और ऐसे जब हमारी इंडिया में पार्टीशन हो रही थी, ठीक है, जब हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस का टाइम था और आजादी मिली थी हमें, तो हमारा देश जो कि भारत था उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छे से जानते हैं, नॉर्मल सा कंसेप्ट है इंडिया पाकिस्तान में। तो उसके बाद क्या कर दिया गया, जैसे जैसे होता है ना कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है तो हम अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो पहले ये था कि उन्होंने पहले बोल दिया कि वो लोग जो कि हमारे इंडिया में पैदा हुए हैं या उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। फिर आर्टिकल 6 में ये भी बोल दिया गया कि ऐसे लोग जो कि बिफोर द 19 जुलाई 1949 से पहले माइग्रेट हुए हैं, मतलब से बाद गए हैं और फिर वापस आ गए हैं, तो उनको भी हम सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। और ये बोल दिया आर्टिकल 7 में कि राइट ऑफ सिटीजनशिप है सर्टेन माइग्रेंट्स जो कि टू द पाकिस्तान, ठीक है, दोस्त जो कि पहले से माइग्रेट हो गए थे, पाकिस्तान को माइग्रेट हो गए थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से तो रिटर्न हो गए, वापस आ गए, हमारे इंडिया में वापस आ गए, वहां चले गए थे लेकिन उनको वहां ठीक नहीं लगा इसलिए वो वापस आ गए, ठीक है। और द लॉ वाज मोर सिंपैथेटिक, और उनको हम ये कहते हैं कि उनको, जैसे कि हमारा ये प्रोविजन भी है, यदि हम इंटरनेशनल लॉ की हम बात करें तो ऐसे लोग जो कि पहले किसी अदर कंट्री से हमारे इंडिया में आते हैं तो हम क्या कहते हैं, शरण लेने आए जी, रिफ्यूजी हैं, ठीक है। तो ये रिफ्यूजी का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर ये बोल दिया गया था कि ऐसे लोग जो कि पहले हमारे इंडिया से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, और 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली क्या हो गए, रीसेटल हो गए, पर ठीक है, रीसेटल हो गए हमारे इंडिया में, तो उनको सिटीजनशिप इस बेस पर दी जाएगी। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं
ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा चला है, हमारी जो टॉपिक चल रहा है उसको हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लासेस में कर लिया है। मोहम्मद जी से पूछ लीजिएगा, ये हमारे पुराने स्टूडेंट, ठीक है। और आर्टिकल 8 में प्रोवाइड किया गया है कि प्रोवाइड द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है, जो कि भारतीय मूल में रहते हैं, और कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि, ठीक है, तो उनको मतलब भारत के बाहर भी रहते हैं, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि आउटसाइड इंडिया में रहते हैं, लेकिन उनको भी कुछ एक राइट दिए गए नागरिकता प्रदान के लिए। किस तरह से? यदि एनी पर्सन इन इंडिया, जिसका ओरिजिन कहां से हुआ है, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भले ही वो आउटसाइड इंडिया में जो है वो रिजाइड करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी पर्सन जो कि हमारे इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो उस बेसिस पर हम क्या कर दे देंगे, उनको सिटीजनशिप दे देंगे। आर्टिकल 9 बात करता है, प्रोवाइड करता है, इफ एनी पर्सन वॉलंटरली एक्वायर करना चाहता है, ठीक है, सिटीजनशिप वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है किसी अदर स्टेट की, तो हमारे इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो उसकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, ठीक है, समझ आ रहा है। और फिर है एक्ट, ये जो एक्ट है 1955 का सिटीजनशिप का, ये प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हमें एक्विजिशन करना और डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, किस तरह से। तो आपके 4 रास्ते हैं जिसकी वजह से, मतलब 4 ऐसे तरीके हैं जिसके आधार पर आप क्या ले सकते हो, सिटीजनशिप ले सकते हो। किस बेस पर? सबसे पहले बर्थ, ठीक है, कि जन्म के आधार पर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। दूसरा डिसेंट, वंश के आधार पर, कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो कि हमारे इंडिया में रिजाइड करते थे, उस बेस पर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बेस पर या नेचुरलाइजेशन के बेस पर, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है, एक दिन समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी आप किसी नए टीचर से यदि समझना चाहो, यदि नहीं भी आ रहा समझ, तो एक क्लास को 2 बार देख लो, तो धीरे धीरे आपको उसका मतलब अलग अलग तरीके से, हर एक टीचर का अपना कंसेप्ट होता है, और मैं ये कहूंगी अपना तरीका होता है, अपना वे होता है समझाने का भी। यदि आपको नहीं भी समझा पाऊं, और तो आप मेरे को बता सकते हो, 2 बार नहीं 4 बार रिपीट कर दूंगी, कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है वो नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं यहाँ बार बार कहती हूँ, किसी भी कंसेप्ट को समझ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, दोबारा से रिपीट करने को कहोगे तो भी मैं जो है रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से जो है वो सेशन को सुनना है, और कहीं भी कोई डाउट होता है तो यहाँ मेरे को बोल देना, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी रिकॉर्डेड भी देखेगा तो उनसे भी मैं यही कहूंगी कि यदि आपको कहीं भी किसी चीज में डाउट होता है, यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक बार आप लाइव क्लासेस में आओ, ठीक है। तो यहाँ मेरे को अपना रीजन बता दो, डाउट बता दो, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो वो बता दो, तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो यही था कि हम सिटीजनशिप जो है वो किस आधार पर ले सकते हैं, बर्थ के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप जो है, सॉरी, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35, जो कि पार्ट 3 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है आपका फंडामेंटल राइट से। यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि नया टॉपिक है। इससे पहले जो कि हमने किया वो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो सिटीजनशिप को बहुत डिटेल में देखना है, लास्ट क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है अंजलि जी, अभिजीत जी, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, उनसे मैं यही कहूंगी कि दोबारा से देख लीजिएगा उसको, क्योंकि वहां हमने सिटीजनशिप को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है आपका फंडामेंटल राइट से, और दीज ह्यूमन राइट confer upon the citizen of India for the constitution tells these right are inviolable, ठीक है। बोला है ये जो मानवाधिकार जो है भारत के नागरिकों को संविधान के लिए प्रदान किए जाते हैं,
जो ये बताते हैं कि ये अधिकार, इन अधिकारों का किसी भी तरह से वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि राइट टू लाइफ है, आपका राइट टू डिग्निटी है, राइट टू एजुकेशन है, और ये सारे ही सारे 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3, हाँ, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। पहले हमारे ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे, एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, उसको हमने यहाँ से रिपील करके क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक लीगल राइट बना दिया प्रॉपर्टी का, ठीक है। फंडामेंटल राइट से हटा के अब यहां से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। यहां से देखिएगा, व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट होते क्या है, तो फंडामेंटल राइट आर द बेसिक ह्यूमन राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या है, आपके बेसिक ह्यूमन राइट हैं, जो कि इंशाइन किए गए हैं हमारे, जो कि बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि गारंटी देते हैं ऑल सिटीजन को, ठीक है, जो कि गारंटी देते हैं ऑल सिटीजन को। और देखो, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही, मतलब आपने कई बार इस क्वेश्चन को सुना होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, ठीक है, रिलीजन। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपके इनफोर्सेबल होते हैं बाय द कोर्ट, सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन, ठीक है। कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राइट में ऐसा होता है कि कहीं कोई कंडीशन लगा दी गई है, ठीक है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल, आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 को इसलिए बोला जाता है कि जिससे भी फंडामेंटल राइट की हमारी वायलेशन हो गई, या किसी ने स्टेट ने कर दी, मतलब या तो किसी अथॉरिटी ने कर दी, या किसी भी पर्सन ने कर दी हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन, तो हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में जाके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, ठीक है, कि हम किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को हम क्या नहीं करते, उसकी पालना नहीं करते, तो किसी भी आधार पर हमें जो है वो दंड नहीं दिया जाता, और किसी भी कोर्ट में हमें पेशी नहीं भुगतनी पड़ती और हमें पेश नहीं होना पड़ता। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है, वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं, और जो गारंटी करते हैं ऑल सिटीजन का कि आपको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, गारंटी दी जाएगी ऑल सिटीजन को, जो कि दिए जाते हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं, जो कि अप्लाई होते हैं विदाउट इन डिस्क्रिमिनेशन। हर एक पर्सन जो है वो उस पर जो है वो फंडामेंटल राइट इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब उसको इक्वली मिले हुए, किसी भी, जहां पर जब हमने देखा था, देखो हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी डिस्कस किया था राइट एंड ड्यूटी का कंसेप्ट, कि हर एक पर्सन को यदि राइट दिए गए हैं तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी दी गई है, कि यदि आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो आपकी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है कि आप किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं करोगे। नहीं, यदि करोगे तो क्या वो क्या होगा, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा, और आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट है इन्फोर्सेबल इम्पोर्टेंट। बोला है व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट, हम कहते ही क्यों है कि ये फंडामेंटल राइट है। तो ये जो राइट है उनको हम फंडामेंटल राइट इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके 2 रीजन है, क्या, दे आर इनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, जो कि गारंटी देता है तो किसकी, कि ये फंडामेंटल राइट की कहीं भी किसी ने वायलेशन कर दी, किसी भी पर्सन ने, जैसे कि यहाँ पर मोहम्मद जी हैं, अंजलि जी हैं, ये अलग अलग भले ही, मतलब यदि ऐसा हो गया कि किसी भी पर्सन ने एक पर्सन के दूसरे पर्सन के राइट की वायलेशन कर दी, तो आपके खिलाफ उसके पास राइट है कि आर्टिकल 32 एंड 226 में जाके वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जा सकता है। अदरवाइज आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट क्या आपका क्लासेस ऑफ कोर्ट, जब हम देखें सीआरपीसी में भी, जीवन के लिए मूलभूत अधिकार, ओके, हाँ जी, ठीक है। तो आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका एपिलेट कोर्ट है, एपिलेट कोर्ट है ना, ठीक है। वैसे तो हम क्लासेस ऑफ कोर्ट में सबसे पहले सबसे ज्यादा सुप्रीम और आपका एपिलेट कोर्ट कौन है, जहां पर अपील जाती है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यदि आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, है ना, ठीक है। इसलिए बोला है कि ये इसलिए फंडामेंटल राइट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में निहित है और ये गारंटी देते हैं।
दे आर जस्टिफिएबल और इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। इन केस की यदि वायलेशन होती है तो पर्सन क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। अब वाई द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्यों हमारा राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आपको फंडामेंटल राइट से आपका फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, तो आप तभी जैसे कि हमने यहाँ पर फंडामेंटल राइट को स्टार्ट किया तो हर एक टॉपिक को डिस्कस करें, इसी तरह से हमने सिटीजनशिप और अदर प्रोविजन जैसे प्रियम्बल है तो प्रियम्बल की भी टोटली एक क्लास हुई है और हमने हर एक टॉपिक को वहां पर डिस्कस किया, हर एक पॉइंट टू पॉइंट को डिस्कस किया। इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट है उनसे मैं ये कहूंगी कि आप पहले उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ ये कहूंगी कि 2-3 दिन जब से भी आपने ज्वाइन किया है मैं क्लास नहीं ले पाई हूँ तो उसके लिए सॉरी कहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का मौसम और सब कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। हाँ, इसके अलावा एक और रीजन था कि मेरा मेंस का एग्जामिनेशन था, लेकिन वो भी जो हैवी रेन्स हो रही है हमारे हिमाचल में और रोड वगैरह ब्लॉक हो गए हैं, इस कारण जो है वो पोस्टपोन हो गया। ठीक है, तो अभी इसलिए जो है क्लासेस को दोबारा से ये सिस्टम को अच्छी तरह से सेट करवाया गया और आपकी क्लासेस लेने के लिए तैयार हुई। अदरवाइज तो आप बच्चों को तो प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, लेकिन आज अभी से आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर होंगी। ठीक है, संडे को भी क्लास होगी। यदि मेरा बाद में मेंस का एग्जामिनेशन हुआ तो मैं जितना भी हमारे 5 एग्जाम होते हैं तो हो सकता है बीच में एक छुट्टी वगैरह होगी या आने जाने में एक दिन चला गया, तो उसके अलावा उससे पहले आपकी सारी की सारी क्लासेस जो है वो लगेंगी। ठीक है, ओके। अंजलि जी, मोहम्मद जी, हाँ अभिजीत जी, ठीक है, सभी से मैं कह देना चाहती हूँ। और इसके अलावा कौन है जो क्लास में यहाँ रिप्लाई नहीं कर रहा है? देखो कि यहाँ आप बता देते हो ना तो हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, आपसे बातें कर पाते हैं। मतलब यहाँ पर लाइव चैट में यदि आप बताओगे, आंसर करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाई द फंडामेंटल राइट, व्हाई द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्यों जो है वो आपका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया या क्यों हटा दिया गया? तो देयर वाज अ वन और मोर फंडामेंटल राइट इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी बोला है। पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारा एक क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी भी जो राइट क्या था, फंडामेंटल राइट था। हाउसोएवर राइट इज रिमूव्ड, और इसके बाद इस राइट को रिमूव करके क्या बना दिया गया, आपके आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान इसको रिमूव किया गया, क्योंकि दिस वाज बिकॉज अ राइट प्रूव टू बी इन हिंड्रेंस टुवर्ड अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ और इक्विटेबिलिटी इक्वली अमंग ऑल पीपल। ठीक है, कि इसलिए स्टूडेंट आइडेंटिटी रिवेल नहीं, हाँ स्टूडेंट जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं बट कोई बात नहीं। ठीक है, धीरे धीरे उनको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्लासेस जो है वो ऐसे ही होती है ना। बट एक बार उनको आदत पड़ गई फिर नहीं, उनको जैसे शर्मा रहे होंगे, बट यहाँ कोई नहीं देख रहा है, आपकी यहाँ पर शक्ल नहीं दिखी जा रही है, बिल्कुल नहीं ऐसा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देर वाज वन और मोर फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन उसको बाद में रिमूव कर दिया गया आपके आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई हमारी। ठीक है, उस दौरान उसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना वो क्या कर रहा था, एक हिंड्रेंस की स्थिति जो है, मतलब एक होता है ना कि एक समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के बीच में समान रूप से धन और संपत्ति के पुनर्वितरण पुनर्वर्तित करने की एक दिशा में जो है वो एक बाधा हो रहा था। ठीक है, देखो कि यदि राइट टू प्रॉपर्टी होता तो एक इंसान जो कि अपनी अपनी मतलब अपने अपने तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक हिंड्रेंस पैदा हो रहा था अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म में और डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ में। ठीक है, कि किस तरह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसमें जो एक हिंड्रेंस पैदा हो रहा था, इसलिए जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको लीगल राइट बना दिया गया एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है,
हाँ, असमता की स्थिति जो है वो आ रही थी। अंजलि जी बहुत अच्छी हिंदी बोल रही है, ठीक है। चलो, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो दी गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 जो है डिफाइन करता है स्टेट। स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव है, और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या दिया गया है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 जो है वो उसमें बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, हमारा इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमें ये बताता है कि जो केंद्र सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग भारत में कौन कौन से हैं, कि किस तरह से हमारी केंद्र सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट जो कि हमारी लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन से हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि स्टेट के लिए लॉ बनाती है, और कहीं कहीं आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट भी होती है, ठीक है। किसी किसी स्टेट में आपकी टू असेंबली होती है, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा असेंबली आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो स्टेट है वहां पर एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, ठीक है। यूनियन के लिए क्या है, पार्लियामेंट है, स्टेट के लिए आपका स्टेट लेजिस्लेचर है। ऑल लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, ऑल लोकल अथॉरिटीज में आता है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, और पंचायत, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, और आपके इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, कि सुधार ट्रस्ट आदि जो भी बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा कि जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, अंडर आर्टिकल जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिए गए हैं, सबसे पहले क्या बोला कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन कौन से हैं यूनियन गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन कौन से हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के। तो आपकी यूनियन में क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट होगी, आपकी इंडियन पार्लियामेंट होगी, और आपकी स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर होगी, आपकी असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, सॉरी। और ऑल लोकल अथॉरिटीज होंगी, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। म्यूनिसिपैलिटी कहाँ होती है, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो भी थोड़े अर्बन एरियाज आते हैं, ठीक है, तो वहां पर म्यूनिसिपैलिटी होती है। पंचायत जो कि विलेज एरिया के होते हैं वहां पर पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी होते हैं, और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी होती है, ठीक है। अब बात करें स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के कुछ एक एग्जांपल हैं जो कि एक स्ट्रक्चरी तरीके से बनाया जाता है, कि वैधानिक प्राधिकरण जो है वो होते हैं, ठीक है, कि विधायी तरीके से जो बनाए जाते हैं, जो कि है आपका फर्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन जो कि लॉ बनाता है, लॉ कमीशन, और आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ग्रीन ट्रिब्यूनल में क्या, जब हम एनवायरमेंट देखेंगे, दीज ऑल आर कम अंडर स्टेट, हाँ ठीक, हाँ जी, ये सारे ही क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। ये जो हम प्रोविजन देख रहे हैं ना, यूनियन आपका, स्टेट आपका, ठीक है, ऑल लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। फिर स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी भी बताया गया है कि स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज क्या होती है। ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अंजलि जी और बाकी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होंगे तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया है ना, वैधानिक प्राधिकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय विधि आयोग है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसेबल कमीशन है, और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के क्या कुछ एग्जांपल हैं आपके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोकपाल एंड लोकायुक्त है, ठीक है। अब the definition in article 12 is
only for the purpose of application of provision contained in part 3। ठीक है, जो बोला है कि पार्ट 3 में जो हम जहां से हम देखेंगे पार्ट 3 में जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12 जो कि बताता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, ये क्या है, ओनली पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन है जो कि कंटेन किया गया है आपके पार्ट 3 में। इवन इफ अ पार्टी इज नॉट मेंटेन्ड, even if a party is not mentioned as article as a state under article 12। ठीक है, यहां पर बोला है कि यहां तक कि अगर किसी पार्टी को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है तो उन मामलों में जहां पर पार्टी का सार्वजनिक कर्तव्य होता है और जहां ऐसी पार्टी के कृत्यों को राज्य और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाता है, आर्टिकल 226 के तहत जो है वो आपकी एक रिट जो है वो फाइल की जाती है यदि कोई पर्सन जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड के बेसिस पर या कोई भी पर्सन ऐसा कोई काम कर रहा है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट की क्या कर सकते हैं, एनफोर्समेंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहां से इतना ही पढ़ना है कि हमारी स्टेट की डेफिनेशन है। ठीक है, और यहाँ जो बताया गया कि सेंटर के लिए होगी, स्टेट के लिए होगी और लोकल यूनियन के अथॉरिटीज के लिए होगी। ठीक है, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर अथॉरिटीज में क्या आता है, अदर अथॉरिटीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टेट का कैसा प्रोविजन है, आपके यूनियन का क्या है, यूनियन के लिए हमारी इंडियन पार्लियामेंट होगी। ठीक है, और स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर होगी, लेकिन अदर अथॉरिटी के बारे में क्या बताया गया, अदर अथॉरिटी जो कि मेंशन करी गई है आर्टिकल 12 में, इट मींस ऑल सच अथॉरिटीज दैट लाई विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इसमें ये बताया कि सारी की सारी अथॉरिटी जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में है और कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और थ्रू इट एक्ट और अमेंडमेंट। ठीक है, कि यहां पर बोला है कि जो आर्टिकल 12 है अनुच्छेद 12 जो के तहत जो है उल्लेखित अन्य प्राधिकारियों अन्य प्राधिकरण जो अदर अथॉरिटीज हैं, उसका अर्थ क्या है, जितनी भी ज्यादा अथॉरिटीज हैं जो कि भारत के क्षेत्र के भीतर है, जो कि कहाँ है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और कंट्रोल की जा रही है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, एक केस है उज्जैन भाई वर्सेस आपका स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, 1961 का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आर्टिकल 12 बाइंड अप द लिस्ट ऑफ अथॉरिटी फॉलोइंग within the definition referring the other authority within the territory of India, which cannot be read as the same kind with either of government or legislature or local authorities। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, कंफ्यूजन होगी तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, उज्जैन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 12 के अंदर जो भी, यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 12 में ये बताया गया जो लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज बताई गई है जो कि फॉल होती हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वो क्या है, यहां पर ये उल्लेख किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि जितनी भी अथॉरिटी जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है और विच कैन नॉट बी रीड एज अ सेम काइंड। ठीक है, और आइदर ऑफ गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, जो कि ये बता दी। अच्छा मैम, आपसे बात करनी है तो कैसे होगी, हमसे बात करनी है, आप कौन से कोर्स में हैं यही बता दो, जो भी कोई डाउट हो तो यहाँ आप बता सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि किसी भी तरह से आपको सुधार लाना, मतलब मेरे को ये बोलना है कि यदि आप हिंदी में मतलब बहुत अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन किया करो या कोई भी डाउट होता तो यही बता दिया करो। ठीक है, क्योंकि हमारे ऐप में एक चैट का ऑप्शन है, लेकिन जहाँ जिस कोर्स का मेरे को एक्सेस मिला हुआ है ना, तो उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिसने कोर्स लिया है ओनली सिर्फ किसका, जो ओनली लॉ का कोर्स लिया है ना वही स्टूडेंट जो है वो मेरे से बात कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी कोर्सेज का मेरे को एक्सेस नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो इस केस को यहाँ पर देख लीजिएगा, वैसे तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में ही आएगा, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उज्जैन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश
का केस जो है वो आपका स्टेट के डेफिनेशन से रिलेटेड था, और स्टेट की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर लॉ लॉ के कोर्स में आपने पेपर 1 का कोर्स भी लिया हुआ है कि ओनली पेपर 2 ही लिया हुआ है? ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लॉ का कोर्स लिया है जी। ठीक है, तो वहां एक देखो अपने ऐप में यदि आप ओपन करोगे तो आपको, अब जब क्लास ऑफ हो जाएगी ना, दोनों लिया है, हाँ तो दोनों लिया है ना, तो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है, एक मिनट। ठीक है, तो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है, लेकिन सर से मैं बात करूंगी कि मेरे को वो भी एक्सेस मिल जाए, तो फिर मैं अच्छे मतलब आपकी लाइव चैट में जो है वो आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लाइव क्लास में ही वो जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, और एक और कि हमारे जो स्टूडेंट हैं हमारे मोहम्मद जी, और ठीक है, तो उन्होंने टाइम दिया है कि 7 AM को एक क्लास हो जाए मॉर्निंग में, और दूसरी क्लास होगी आपकी 8 PM पर। तो आप बता दो कि आपको ये टाइम जो है वो ठीक रहेगा 7 AM? ठीक है, ठीक है, तो यहां से आपको यही याद रखना है कि उज्जैन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऑल अथॉरिटी जो कि बताई गई है आपके ऑल अथॉरिटी, इसका सेम मीनिंग है आइदर ऑफ गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, कि हमारे स्टेट के मीनिंग में ये सब आता है कि चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेचर है या आपकी लोकल अथॉरिटीज है। ठीक है, आप भी अपना टाइम बता दो फिर मैं डिसाइड करती हूँ। एक्चुअली लड़कों को तो मेरे को लग रहा है सुबह सुबह काम नहीं होता होगा, तो कई बार ऐसा होता है ना कि फीमेल्स को सुबह काम होता है, तो भी मैं सोच रही थी कि ठीक है एक और केस देख लो। ठीक है, 2-3 केस हैं, केस तो बहुत ज्यादा है। देखो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए 4 PM पर किसकी क्लास होती है? 4 PM पर किसकी क्लास होती है? पेपर 1 की 4 PM पर, 4, 7 और 8 PM। तो ठीक है, यही टाइम जो है वो ठीक है, 6 PM ही क्लास होगी। ठीक है, 4 PM मैथ होती है, 6 PM ही क्लास होगी। क्या टाइम हुआ अभी? 7 बजने वाले हैं। ठीक है, आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट इन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का केस है। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए थे जो कि मेंशन किए थे पीएन जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं, टू अंडरस्टैंड इफ अ बॉडी इन यूज in instrument we called to be called as a state under the article 12 or not। ठीक है, यहां पर बोला था जस्टिस पी एन भगवती के द्वारा ये केस जो है वो डिसाइड किया गया था। पेपर 1 की 6 PM, पेपर 1 6 PM पर भी होती है, आज भी तो क्लास थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस केस को कंटिन्यू 3 क्लासेस हो जाएंगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। 10 PM पर रख लो क्लास, चलो 10 PM पर उठ जाओगे ना, मतलब नींद तो नहीं आएगी। 10 PM पर
देखो पहले केस सुन लो, ठीक है। आप जो है वो बता सकते हो लाइव चैट में, मैं यहाँ पर केस बता देती हूँ, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। आपके आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 1979 का केस है, ठीक है। यहाँ पर 5 पॉइंट मेंशन किए गए थे जस्टिस पी एन भगवती के द्वारा। नहीं मैम, नहीं मैम, 6 PM, ठीक है, ठीक है, जो 6 PM ही रख लो, ठीक है। मोहम्मद जी कह रहे हैं ओके मैम, सबको लेके चलना। हाँ, सबको लेके चलना। देखो आप तो अभी हमारे पास कुछ फीमेल स्टूडेंट भी है ना, जिनके मतलब घर में भी काफी काम होता है। जैसे कि लास्ट एग्जाम में ऐसा हुआ था, लास्ट बैच में, कि एक लड़की थी, लड़की तो उनका नाम गुड़िया था, तो मैं यहाँ बोलती रहती थी गुड़िया जी। तो मैं सोच रही थी कि उनका नाम जैसे गुड़िया है तो ये कोई मतलब हमारे जैसी एज की लड़की होगी। तो बाद में उन्होंने बताया कि उनकी फैमिलीज में मतलब उनकी बेटियां हैं, वो 12th क्लास में पढ़ती, तो उनको घर में भी बहुत काम होता है, तो हर किसी को लेके चलना होता है ना, तो इसलिए थोड़ा क्लासेस का देखना पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स को काफी ज्यादा। पेपर 1 एंड 6 PM। 6 PM पर कहाँ होती है आपकी पेपर 1 की क्लास? देखो बाकी तो ये मोहम्मद जी से पूछो, ये बोल रहे हैं आपकी पेपर 1 की क्लास कब होती है? आपकी 4 PM पर होती है, और आपकी 7 और 9 में होती है ना। 4 PM, 6 PM और 9 PM पर भी होती है क्लास। देखो हम लोगों का सारा टाइम ना डिस्कशन में ही चला जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलो बाद में कर लेते हैं इन केसेस को नेक्स्ट क्लास में 8 PM पर, ठीक है। तो नो मैम, 4 PM, 7 PM को पेपर 1। अभी लग रहा है मेरे को, अभिजीत जी, आप जो है वो न्यू स्टूडेंट है, आपको टाइम का पता नहीं है, लेकिन मोहम्मद जी जो है वो पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको टाइम का पता नहीं होगा। तो 4 PM को होती है आपकी मंजू मैम की मैथ की क्लास। 9 PM को कोई क्लास नहीं है कोई, ठीक है। तो 9 PM, तो देखो 2 क्लासेस हो जाएंगी, 8 to 9, 2 क्लासेस आपको एक ही साथ लगानी पड़ेगी, ठीक है। लगा लोगे 8 to 9, मतलब 8 to 10, ठीक है। तो आपको 2 क्लासेस 8 to 10 लगा लोगे ना। हाँ, तो आप ना चले जाओ, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी से मेरे को रिप्लाई दे दो कि आप लगा लोगे ना 8 to 10, तो फिर हम क्लास को जो है वो 8 to 10 ही रख लेंगे। थैंक यू सो मच, जल्दी से बताओ। नो, अरे तुम लोग कहीं ना कहीं तो मान जाओ। अभी बोल रहे हैं 1 मॉर्निंग शिफ्ट में रख लो। देखो अंजलि जी, आप क्या करा करो, हम 7 AM पर क्लास रख लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इकट्ठी इकट्ठी क्लासेस हो जा रही हैं। 7 AM, अच्छा 10 AM, 10 AM पर देखो कुछ स्टूडेंट कोड भी जाते हैं, तो हम यही इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो आप रिकॉर्डेड भी देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो फिर मेरे को हर किसी स्टूडेंट को लेके चलूंगी तो फिर मैं क्लासेस ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो 10 PM कर दो। देखो किसी ने, अच्छा आप क्या करो, नेक्स्ट क्लास में मेरे को सबसे पहले टाइम टेबल, टाइम ही बता दीजिएगा, अपना अपना एक फिक्स टाइम करके बताना है, फिर मैं खुद डिसाइड कर लूंगी कि अब मुझे कौन सी क्लास लेनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी जाओ अपनी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पेपर की 1-2 क्लास लगी है उसको कंटिन्यू करो, चलो, ठीक है।